हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मार्शल पीक के धमाकेदार सीजन 2 के एपिसोड में। अब आगे की स्टोरी मैं नॉवेल से लेने वाला हूं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो बने रहिएगा। यांग काई की जर्नी में अब क्या ट्विस्ट्स आएंगे, ये सब जानने के लिए बने रहो मार्शल पीक सीजन 2 में। जंगल में यांग काई की आकृति चालाक बंदर जैसी पेड़ों की चोटियों पर और उनके बीच से गुजर रही थी। उसका शरीर हवा में पंख जैसे हल्का था, रास्ते में एक पत्ता तक नहीं हिलाता था। उसका चेहरा गंभीर था और चारों तरफ की हरकतों पर ऊंची सतर्कता रखते हुए वह अगला कदम प्लान कर रहा था। वो चेंगी के ग्रुप के बर्ताव से वह नाखुश था, लेकिन आखिरकार इससे उसे फर्क नहीं पड़ा था और उसने अपना मकसद हासिल कर लिया था। हालांकि उसे मिली खबर इतनी बुरी होने की उम्मीद नहीं थी। सालों से अलग अलग फाड़ों के डिसिपल्स इस अलग दुनिया में जीवन अनुभव के लिए आते थे और अक्सर अपने ग्रुप बनाते थे। कभी कभी अस्थायी बड़े गठबंधन भी बनते थे, लेकिन इस बार तियान लैंग डायनेस्टी कल्टीवेटर्स की हरकतों की वजह से सारे ग्रेट हान डायनेस्टी कल्टीवेटर्स पूरी तरह एकजुट हो गए थे। ये पहले कभी नहीं हुआ था और ये दो देशों की युवा पीढ़ी के बीच जीवन मौत की जंग तक पहुंच गया था। आखिरकार कौन जीतेगा यांग काई को पता नहीं था, लेकिन वह आखिर ग्रेट हान डायनेस्टी कल्टीवेटर था। साफ कहें तो उसे तियान लैंग डायनेस्टी वालों का उन पर हावी होना पसंद नहीं था। अगर आसुरा सेक्ट के दो डिसिपल्स और वू चेंग यी का घमंडी बर्ताव न होता तो यांग काई शायद चेन शुएशु और बाकियों के साथ रहकर इस जंग में अपना हिस्सा डालता। लेकिन जो हो गया सो हो गया, इसलिए यांग काई ने इन भटकते ख्यालों को साइड रखा और आगे बढ़ता रहा। अचानक रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, जैसे उसकी आंखों में शक की चमक आए। वहां थोड़ी देर खड़ा रहा। यांग काई मुस्कुराया, जमीन पर उतरा और बड़े पेड़ के पीछे छिप गया, जबकि अपनी सांसें दबाई। थोड़ी देर बाद उस दिशा से जहां से आया था एक और आकृति उसके सिर के ऊपर से उड़ी। गुजरते वक्त यांग काई ने उस व्यक्ति का चेहरा और कपड़े अच्छे से देख लिए। इस आदमी के पीठ पर तलवार थी और नीली यूनिफॉर्म पहनी थी। वह थोड़ा बड़ा था, शायद 20 के शुरू में, और गंभीर चेहरा था। यांग काई ने अंदर से ठंडी हंसी हंसी और उसकी आंखों में हत्यारी नीयत चमकी। ये व्यक्ति वही था जिसे उसने लड़ाई के मैदान पर साफ करते देखा था, ब्लड बीड्स इकट्ठा करने वाला। उसकी पीठ पर तलवार से पहचानना आसान था। वह 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल का डिसिपल था, वू चेंग यी का जूनियर ब्रदर। वह उनके ग्रुप के साथ नहीं चला था और यांग काई का पीछा कर रहा था, जिससे उसकी नीयत साफ थी। यांग काई का चेहरा ठंडा पड़ गया। पहले वह वू चेंग यी से झगड़ा नहीं करना चाहता था, चेन शुएशु और सू शियाओयू को शामिल होने के डर से, लेकिन अब उसने किसी को पीछे भेजा था तो उसे रोकने की वजह नहीं थी। यहां तक कि मिट्टी की भी 3 बार भट्टी में तपने की हद होती है, उसकी धैर्य की भी हद थी। यांग काई की माफ करने वाली फितरत का तो जिक्र ही क्या। 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल का डिसिपल थोड़ी दूर पर रुक गया, फिर पीछे मुड़ा। उसकी आंखें चारों तरफ ध्यान से देख रही थीं। ध्यान से सुने तो उसकी बड़बड़ाहट सुनाई देती। अजीब, वह कहाँ गायब हो गया। वह ट्रू एलिमेंट बाउंड्री मास्टर था और यकीन था कि उसकी रफ्तार यांग काई से बहुत ज्यादा है, लेकिन अब इतनी देर पीछा करने के बाद अचानक निशान गायब हो गए थे। जाहिर तौर पर वह। दोस्तों, इस कहानी सीरीज में आगे बहुत कुछ होने वाला है। अगर आप इस तरह के 10 से भी ज्यादा एक्सक्लूसिव एपिसोड्स तुरंत सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करें। मेंबर बनते ही आपको मिलेंगे ढेर सारे खास एपिसोड्स जो सिर्फ आपके लिए हैं। पीछे मुड़ा और चारों तरफ के जंगल को ध्यान से देखने लगा। यांग काई उसे थोड़ा सराहने से खुद को नहीं रोक पाया। उसमें सचमुच कमाल की ट्रैकिंग स्किल थी। रास्ते में यांग काई अपनी दिशा के कोई निशान छोड़ने से बहुत सावधान रहा था, लेकिन ये हरामी फिर भी उसका पीछा कर रहा था। थोड़ी देर बाद वह आदमी यांग काई से करीब 100 मीटर दूर रुक गया। उसकी भौहें गहरी सिकुड़ी, जैसे वह चारों तरफ देख रहा था। यांग काई धैर्य रखता रहा, चुपके से पेड़ों में छिपा और इस व्यक्ति को गुप्त रूप से देखता रहा। लंबे समय बाद आदमी ने क्रूरता से मुस्कुराकर पीठ पीछे हाथ डाला और हवा फाड़ने की आवाज के साथ तलवार म्यान से निकाली। तलवार हाथ में आते ही उसकी ताकत नई ऊंचाई पर पहुंच गई। उसकी पूरी आभा ब्लेड जैसी तेज हो गई। 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल की शोहरत जायज थी। सिर्फ ये ताकत आम ट्रू एलिमेंट कल्टीवेटर से बहुत बेहतर थी। मुझे पता है तू यहाँ है, क्यूई जियानशिंग ने मतलब भरी मुस्कान दी, तलवार थामी और यकीन भरे लहजे में चिल्लाया, आज्ञाकारी बनकर बाहर आ और मैं तुझे शर्मिंदा नहीं करूंगा। यांग काई ने भौहें सिकुड़ी। उसे यकीन नहीं था कि यह 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल डिसिपल ने सचमुच उसे ढूंढ लिया है या बस उसे उजागर करने की कोशिश कर रहा है। क्यूई जियानशिंग ने आगे कहा, छोटे हरामी, तेरी हिम्मत की तारीफ करता हूं। अभी तक जो मेरे बड़े भाई से ऐसे बात करने की हिम्मत करते हैं, 8 महान परिवारों के युवा मास्टर्स को छोड़कर तुझके अलावा कोई नहीं।
सिर्फ इसके लिए मैं वादा करता हूँ कि तेरे पास की सारी पिल्स दे दे तो तुझे चोट नहीं पहुंचाऊंगा, ताकि मैं बड़े भाई का दिया मिशन पूरा कर सकूं। कुछ पलों की चुप्पी के बाद क्यूई जियानशिन की आवाज ठंडी हो गई, जैसे उसने धमकी दी, दोस्त ना पी तो नुकसान सहना पड़ेगा। मेरा ऑफर सिर्फ तब तक है जब तक मैं तेरी छिपने की जगह ढूंढ लूं। अभी बाहर आकर बात कर जब तक मेरा मूड अच्छा है। फिर भी कोई जवाब न मिलने पर क्यूई जियानशिन ने और बात करने की जहमत नहीं उठाई। उसने तलवार आगे झुलाई और चारों तरफ से तेज तलवार की चीखें गूंजने लगी। यान काई का चेहरा सख्त हो गया, जैसे उसे अचानक चारों तरफ ठंडी सिहरन महसूस हुई, जिससे वह जल्दी अपनी छिपने की जगह से बाहर निकला। एक के बाद एक अदृश्य स्वॉर्ड क्यूई की ब्लेड्स निकली और 100 मीटर के दायरे में हर पेड़ गिरा दिया, सिर्फ साफ कटे ठूंठ छोड़कर, जैसे वे जमीन पर गिरे। यान काई का चेहरा उदास हो गया। अब उसे इस 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल डिसिपल की बेरहमी समझ आ गई। अभी तक उससे बात करना सिर्फ वक्त काटने की चाल थी, लेकिन असल में वह चुपके से यह हमला तैयार कर रहा था। वे अदृश्य स्वॉर्ड क्यूई के धागे उसने बात करते हुए चारों तरफ फैला दिए थे, इसलिए जैसे उसकी तैयारी पूरी हुई और उसने स्वॉर्ड क्यूई चलाई, अगर यान काई अभी पेड़ों में छिपा होता तो बिना चोट खाए बच नहीं पाता। सौभाग्य से यान काई सतर्क था और जल्दी बाहर निकल आया, वरना ये स्वॉर्ड क्यूई हमला उसे चौंकाकर जरूर भारी चोट पहुंचाता। यान काई अब इस व्यक्ति को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल को 8 महान परिवारों के नीचे पहला सेक्ट कहना बिना वजह नहीं था। उसके एलीट डिसिपल कमजोर कैसे हो सकते थे? तुझे ढूंढ लिया। क्यूई जियानशिन मुड़ा और यान काई को ठंडे से घूरा, हवा में अपनी जगह से नीचे देखते हुए आंखें तिरस्कार से भरी। हालांकि उसने फिर हमला नहीं किया, बल्कि चुपचाप यान काई को देखता रहा। सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री 7th स्टेज कल्टिवेटर का सामना करते क्यूई जियानशिन जाहिर तौर पर बेखौफ था। उसका विरोधी सिर्फ ऐसे लेवल पर था और सेकंड क्लास सेक्ट से था, इसलिए उसे यकीन था कि एक तलवार से उसका सिर काट सकता था। तेरी छिपने की स्किल सचमुच कमाल है, क्यूई जियानशिन ने बिना रुके तारीफ की। ये तूने किससे सीखी? वह जाहिर तौर पर यान काई की छिपने की स्किल में दिलचस्पी ले रहा था। संकट में अगर उसके पास ऐसी टेक्निक होती तो उसकी जिंदा रहने की ताकत बढ़ जाती। यही वजह थी कि उसने तुरंत यान काई पर हमला नहीं किया। यान काई ने सिर्फ ठंडी हंसी हंसी, तूने मेरी स्किल देख ही ली है तो इतनी कमाल कैसे? क्यूई जियानशिन ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखें लालच से भरी, जबकि थोड़ी तारीफ दिखी। मैंने देखी नहीं, लेकिन मुझे तेरी मुझ पर दुश्मनी महसूस हुई और मेरी स्वॉर्ड क्यूई ने थोड़ा जवाब दिया। दरअसल मुझे सिर्फ पता था कि तू पास कहीं छिपा है, लेकिन ठीक जगह पता नहीं थी, इसलिए मैंने मौका लिया और तुझे बाहर निकालने की कोशिश की। लगता है किस्मत अच्छी थी, धैर्य से समझाकर क्यूई जियानशिन ने ठंडी मुस्कान दी। तू समझदार हरामी है, मैं अभी तक यहाँ खड़ा हूँ, इससे तुझे मेरी नीयत समझ आ जानी चाहिए। तेरे पास की सारी पिल्स दे दे, अपनी छिपने की आट बता दे, और मैं तुझे जिंदा छोड़ने पर सोचूंगा। यान काई ने बस क्रूर हंसी हंसी, तुझे लगता है तू मुझे हरा चुका है? क्यूई जियानशिन पल भर के लिए स्तब्ध रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। तुझे क्या लगता है? वो सिर्फ सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री 7th स्टेज पर था, ट्रू एलिमेंट बाउंड्री कल्टिवेटर तक नहीं, तो खतरा क्या था? काफी देर हंसने के बाद क्यूई जियानशिन की मुस्कान गायब हो गई, जैसे उसने हल्के से सिर हिलाया। बहुत अच्छा, जैसे ही तुझे बेकार कर दूंगा, आराम से तेरी टेक्निक्स के बारे में पूछूंगा। बात खत्म होने से पहले ही उसके हाथ की तलवार चमकी। झेन की आवाज के साथ उसके सामने फैन जैसी व्यवस्था में कई स्वॉर्ड वेव्स प्रकट हुई, जो ठंडी रोशनी चमका रही थी। हर स्वॉर्ड वेव में भारी छिपी मारक ताकत थी। हाँ, क्यूई जियानशिन का नाम तलवार के अक्षर से था। उसकी तलवार की स्किल कमाल की थी, इसमें शक नहीं, और सिर्फ ये हमला ही उसकी असाधारण स्किल दिखा रहा था। स्वॉर्ड वेव्स उड़ी जैसे बिजली की लहर यान काई पर हमला करने। सिलाविन उसका नाम क्यूई जियानशिन है और जियान ट्रेडिशनल चाइनीज में तलवार है। इन स्वॉर्ड वेव्स के खतरे को महसूस करके यान काई जल्दी पीछे हटा। उसके चेहरे पर आराम का भाव जल्दी गायब हो गया। ये हरामी सचमुच पहले दर्जे के सेक्ट का कोर डिसिपल था। इतना युवा, फिर भी इतनी ताकत। सांस लेने जितने वक्त से कम में स्वॉर्ड वेव्स यान काई के सामने पहुंची और सीधे उसके शरीर में घुस गईं। क्यूई जियानशिन की भौहें सिकुड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से हो जाएगा। वह यान काई को तुरंत मारना नहीं चाहता था, क्योंकि वह उससे छिपने की आर्ट कल्टिवेशन टेक्निक उगलवाना चाहता था, इसलिए अभी हमला करते वक्त भी रुका था। अगले पल क्यूई जियानशिन की आंखें चमकी, जैसे उसकी तलवार ने साइड की तरफ वार किया। एक और स्वॉर्ड वेव प्रकट हुई और उसके पास की खाली जगह को जैसे चीर दिया।
जैसे यान काई की आकृति उभरी, दूसरी तरफ का दूसरा हमला उसके पास उड़कर आया, जिससे उसे फिर अपनी मूवमेंट स्किल इस्तेमाल करके वार बचाना पड़ा। अच्छा, क्यूई जियानशिन के चेहरे पर उत्साह भर गया जैसे उसने ताली बजाई। सिर्फ 2 वार के बाद वह और हमला नहीं करता, बल्कि लालच से यान काई को घूरता रहा। तेरी मूवमेंट स्किल भी कमाल है। सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री 7th स्टेज पर इतनी रफ्तार, बाद में इसे भी तुझसे ले लूंगा। यान काई ने गहरी सांस छोड़ी, मजबूती से खड़ा हुआ और क्रूर मुस्कान दी। चूंकि तुझे मेरी छिपने की आर्ट और मूवमेंट स्किल चाहिए, तो सौदा करें। कैसा सौदा? क्यूई जियानशिन की दिलचस्पी जाग गई। मैं तुझे जो चाहिए दूंगा और तू मुझे 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल की कुछ स्वॉर्ड स्किल्स सिखा। कैसा रहेगा? तुझे तलवार सीखनी है। क्यूई जियानशिन ने हैरानी से यान काई को देखा, उसके शरीर को ध्यान से स्कैन किया, लेकिन तलवार का कोई निशान नहीं मिला। अगर उसके पास हथियार नहीं था तो स्वॉर्ड स्किल्स क्यों सीखना चाहता था? हाँ, दोनों को जो चाहिए मिलेगा और किसी को नुकसान नहीं होगा। यान काई ने सिर हिलाया। अभी उसके पास तलवार नहीं थी, लेकिन उसके शरीर में आसुरा स्वॉर्ड थी। कमाल की स्वॉर्ड स्किल्स की बात करें तो 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल की आज सबसे बेहतर थी। यहां तक कि ताकतवर 8 महान परिवार भी इसे नहीं नकार सकते थे। तू सपने देख रहा है? 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल की स्वॉर्ड्समैनशिप बाहर वालों को कैसे सिखाई जा सकती है? क्यूई जियानशिन ने ठंडी हंसी हंसी, ऊपर से तू मुझसे बहुत कमजोर है। तेरी जान आसानी से ले सकता हूं, तुझसे सौदा करने की क्या जरूरत? यान काई ने क्रूर हंसी हंसी। उसकी हड्डियों में भरी घमंड और दुश्मनी उकसाई गई जैसे उसने कहा, मैं फिर पूछता हूं, तुझे लगता है तू मुझे हरा चुका है? तेरी मूवमेंट स्किल सचमुच कमाल है। रुको, जब तक तुझे बेकार कर दूं, फिर मुझे इसके बारे में विस्तार से बताना। क्यूई जियानशिन ने ठंडे से हंसी हंसी और स्वॉर्ड वेव्स नहीं भेजी। उसे पता था कि वे यान काई को नहीं रोक सकती, इसलिए उसने तलवार लहराई और खुद यान काई की तरफ बढ़ा। स्वॉर्ड क्यूई तुरंत फटी और क्यूई जियानशिन की आकृति इंद्रधनुष जैसी रोशनी की धाराएं छोड़ती हुई सीधे यान काई के सामने पहुंच गई। उसके हाथ की तलवार जैसे पर्दा बनकर यान काई को नीचे फंसाने के लिए नीचे गिरी। उसके चारों तरफ मौत का अटल घेरा बना दिया जो 10 मीटर के दायरे में था। चारों तरफ से चीखने की आवाज आई, जैसे कोई खाली जगह से जिथकी तारे तोड़ रहा हो। ध्यान से देखे तो छोटी स्वॉर्ड क्यूई ब्लेड्स हवा में क्रिस क्रॉस हो रही थीं, जो पूरी तरह यान काई को घेर रही थीं। इस चमकते तूफान में यान काई का चेहरा और गंभीर हो गया, जैसे उसने अपनी युआन क्यूई जोरदार उकसाए। उसके पूरे शरीर से जलती गर्मी निकली और उसने 2 क्रूर पाम स्ट्राइक्स छोड़ी ताकि युआन क्यूई की धमाका बने। दोनों की युआन क्यूई टकराए और चारों तरफ से जोरदार धमाका गूंजा। उस पल सैकड़ों स्वॉर्ड वेव्स में से आधे से ज्यादा तबाह हो गए। क्यूई जियानशिन का चेहरा ठंडा पड़ गया जैसे वह चिल्लाया, हरामी, ज्यादा घमंड मत कर। बाकी चारों तरफ की स्वॉर्ड क्यूई इकट्ठा करने के लिए तलवार ऊपर की, उन्हें एक चमकती ब्लेड में संघनित किया और यान काई की तरफ काटा। यान काई की आंखें सिकुड़ी और उसने हथेलियां आगे बढ़ाकर डेंटियन से यांग लिक्विड की बूंद निकाली। फिर उसे खून लाल ढाल में बदला ताकि सामने का स्वॉर्ड वार रोके। पेंग धातु की घंटी जैसी आवाज फटी जैसे स्वॉर्ड क्यूई ने ढाल के बीचों बीच वार किया। खून लाल ढाल लहराए और टूट गई, हालांकि फटी नहीं। हालांकि उसने क्यूई जियानशिन के वार को खत्म कर दिया और उसके अवशेष गायब कर दिए। पलक झपकते यान काई ने खून लाल ढाल खुद के सामने उठाए और क्यूई जियानशिन की तरफ बढ़ा। बाद वाला जाहिर तौर पर चौंक गया, लेकिन फिर भी जल्दी पीछे हटा और तुरंत यान काई ने उसका पीछा किया। दोनों नजदीकी लड़ाई में उलझ गए। दोनों ने अपनी कमाल मूवमेंट स्किल्स दिखाई और भले उनकी कल्टीवेशन लेवल बहुत अलग हो, रफ्तार में बराबर थे। 2 आकृतियां उलझ गईं और दोनों एक दूसरे पर क्रूरता से वार कर रहे थे। क्यूई जियानशिन स्तब्ध था। उसे कभी कल्पना नहीं थी कि सेकंड क्लास सेक्ट का सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री 7th स्टेज डिसिपल इतनी कमाल लड़ाई की ताकत छोड़ सकता है, जिससे यान काई उसके साथ लड़ सके। जल्दी नाराज होकर क्यूई जियानशिन और क्रूरता से हमला करने लगा। उसकी तलवार हवा चीर रही थी, छेदने और काटने की रफ्तार छेद से निकलते सांप जैसी। उसकी असाधारण स्वॉर्ड्समैनशिप पूरी दिखा रही थी। उसके मूव सुंदर थे, लगातार बदलते, जंगली और अप्रत्याशित। चारों तरफ के पेड़ टुकड़े टुकड़े हो गए जैसे दोनों उनके बीच से गुजर रहे थे, जिससे मिट्टी और रेत चारों तरफ उड़ रही थी। उनकी लड़ाई हर टक्कर के साथ और तेज हो रही थी। सिर्फ 10 सांस के वक्त में दोनों 30 से ज्यादा वार कर चुके थे और कोई निर्णायक वार नहीं कर पाया था। लेकिन कोई देखता तो पता चलता कि क्यूई जियानशिन पूरी तरह फायदे में था। हर 10 मूव्स में 8 उसके हमले होते।
ठंडी हंसी के साथ क्यूई जियानशिंग ने अपनी स्वॉर्ड क्यूई केंद्रित की और उसे सीधे यान काई की ढाल में छेदा। खून लाल ढाल, जो यांग लिक्विड की बूंद से बनी थी, आखिरकार इस हाई इंटेंसिटी हमले को सहन नहीं कर पाए। यांग काई का चेहरा सख्त हो गया और वह जल्दी पीछे कूदा ताकि क्यूई जियानशिंग के हमले की रेंज से बाहर हो जाए, लेकिन उसका विरोधी उसे इतनी आसानी से भागने कैसे देता। जैसे तलवार में अपनी आत्मा हो, ढाल फाड़ने के बाद वह तुरंत यांग काई की बाह की तरफ चमकी। श्विश श्विश श्विश, यांग काई की आस्तीन फट गई और कपड़े के टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। यांग काई ने गुस्से से गरजा और उसकी युआन क्यूई फटकर इस हमले का मुकाबला किया। वह तेजी से पीछे हटा और साथ में भारी मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी जैसे जलती लपटों से घिरी थी जो उसके चारों तरफ की हवा मुड़ रही थी। इस मुट्ठी की भयानक ताकत महसूस करके क्यूई जियानशिंग की आंखों में डर की चमक आई। उसने तेजी से तलवार यांग काई के कंधे में छेदी, 3 इंच मांस में घुसाई और उसके वार से निकली रिबाउंड से पीछे हटा। हालांकि वह थोड़ा देर कर चुका था और यांग काई की बर्निंग सन की 3 लेयर ब्लास्ट उसके सीने पर लग गई। पैडल पैडल पैडल, तारांकन क्यूई जियानशिंग इस वार की ताकत खत्म करने के लिए 10 कदम पीछे हटा, साथ में अपनी ट्रू क्यूई चलाकर उसके शरीर में घुसी जलती युआन क्यूई को सुलझाया। पल भर के लिए क्यूई जियानशिंग का चेहरा सफेद पड़ गया, जिससे उसे गहरी सांस लेनी पड़ी। वह बर्निंग सन की 3 लेयर ब्लास्ट को पूरी तरह सुलझा सका था और आखिरकार बिना चोट के निकला। इसके उलट यांग काई की दाहिनी आस्तीन क्यूई जियानशिंग की तलवार से टुकड़े टुकड़े हो गई थी। उसकी नंगी बाह पर अनगिनत छोटी खूनी लकीरें थीं, जो तुरंत उसकी बाह को लाल कर दी और भयानक शक्ल दे दी। बर्निंग सन की 3 लेयर ब्लास्ट की क्यूई को न्यूट्रलाइज करते वक्त क्यूई जियानशिंग हल्के से हॉन्फ रहा था और बाह हिला रहा था, जैसे वह दूसरी तरफ की घुसी स्वॉर्ड क्यूई को जला रहा हो। तारांकन, हा हा हा। तारांकन क्यूई जियानशिंग की आंखों में क्रूर चमक आए और क्रूरता से यांग काई की तरफ घूरा। सिर्फ सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री 7th स्टेज हरामी में इतनी ताकत, तू सचमुच कमाल है। लापरवाही से बोलते हुए उसने तलवार यांग काई की तरफ इशारा की। तू बिना शक सबसे ताकतवर सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री कल्टिवेटर है जिसे मैंने देखा है। तेरी युआन क्यूई की शुद्धता पहले से आम ट्रू एलिमेंट कल्टिवेटर से कम नहीं है। तेरी मार्शल प्रतिभा मेरी से भी ऊपर है। हालांकि हमारा जन्म अलग है। मेरे 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल की स्वॉर्ड स्किल सुप्रीम है। तू जैसे किसी भी हरामी से मुकाबला कैसे कर सकता है। उसका चेहरा घमंड से भरा था और आवाज बेफिक्री से। क्यूई जियानशिंग शांतिपूर्वक जारी रखा, अभी मैंने सिर्फ 70% ताकत इस्तेमाल की थी। अगर पूरी ताकत इस्तेमाल करूं तो क्या अभी भी मुकाबला कर सकेगा। सीने के सामने तलवार थामकर क्यूई जियानशिंग का चेहरा गंभीर हो गया और उसकी ट्रू क्यूई फटने के साथ वह चिल्लाया, स्वॉर्ड बॉडी। झेंग जोरदार और चीरने वाली तलवार की चीख गूंजी जैसे उसके हाथ की तलवार कांपी। क्यूई जियानशिंग के शरीर से तेज तलवार की आभा फटी। आभा फिर उसकी ट्रू क्यूई से गुजरी, जहां उसकी पूरी मौजूदगी से मिल गई और तुरंत उसकी ताकत को चरम पर पहुंचा दिया, जिससे तेज हवा बनी जैसे अनगिनत छोटी तलवार ब्लेड्स ने उसे घेर लिया। उसे देखकर लगता था जैसे 10,000 तलवारें उसके शरीर की रक्षा कर रही हों। 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल की स्वॉर्ड स्किल्स सचमुच गहरी थी। यांग काई ने आंखें सिकुड़ी जैसे उसका चेहरा और गंभीर हो गया। क्यूई जियानशिंग जाहिर तौर पर अभी मुक्का लगने से गुस्से में था, इसलिए बिना हिचकिचाए स्वॉर्ड बॉडी मार्शल स्किल चलाए। अपनी ट्रू क्यूई को शक्ल देकर क्यूई जियानशिंग शाही जैसा हो गया था। अगर यांग काई अब वार करता तो खुद को चोट लगनी तय थी। मुझे स्वॉर्ड बॉडी इस्तेमाल करने पर मजबूर करके तुझे खुद पर गर्व होना चाहिए। क्यूई जियानशिंग ने ठंडे से यांग काई को घूरा। उसका चेहरा घमंड और तिरस्कार से भरा था, जैसे वह सारी सृष्टि को नीचे देख रहा हो, जबकि लापरवाही से बात करता रहा, जैसे वह धीरे धीरे आया, कदम दर कदम। यांग काई ने रुकने की हिम्मत नहीं की और अनयील्डिंग विल चलाया। उसकी सेपरेशन एंड रियूनियन 7th स्टेज कल्टिवेशन तुरंत सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री पीक पर उछल गई। जब वह सिर्फ सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री फर्स्ट स्टेज पर था, यांग काई अनयील्डिंग विल इस्तेमाल करके अस्थायी रूप से पीक सेपरेशन एंड रियूनियन पहुंच जाता था। अफसोस, अब 7th स्टेज पर पहुंचकर भी वैसा ही था। यह दिखाता था कि सेपरेशन एंड रियूनियन और ट्रू एलिमेंट बाउंड्री के बीच कितना बड़ा फर्क था। जैसे ही कल्टिवेटर अपनी युआन क्यूई पूरी तरह ट्रू क्यूई में बदलता, उसकी ताकत में आसमान धरती का फर्क आ जाता था। यांग काई की आभा में उछाल महसूस करके क्यूई जियानशिंग का चेहरा ठंडा पड़ गया, जैसे उसने तिरस्कार से ठंडी हंसी हंसी। अच्छा, तो तू भी रुक रहा था, लेकिन फिर भी तू अभी सिर्फ पीक सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री पर है। तू अभी भी मेरा विरोधी नहीं है। मैं तेरा विरोधी हूं या नहीं, लड़कर पता चलेगा।
यान काय ने दुष्ट मुस्कान दी और हाथ आगे बढ़ाकर नई खून लाल ढाल प्रकट की। क्यूई जियानशिन का भाव उदास हो गया। अभी उसने इस ढाल से सीधे भिड़कर थोड़ा नुकसान उठाया था और काफी देर हमलों से तोड़ नहीं पाया था। अब उसने यान काय को आसानी से दूसरी बनाते देखा तो जाहिर तौर पर नाराज हुआ और गुस्से से चिल्लाया, देख तुझे तेरी कचरा ढाल फाड़कर पीटता हूं। क्यूई जियानशिन अचानक तेज हो गया, तलवार से तेजी से छेदा। उसके बाह पर संघनित ट्रू क्यूई चारों तरफ फटकर क्रूरता से यान काय की तरफ उड़ी। यान काय ने जल्दी बचाव किया, लेकिन ये ट्रू क्यूई तलवारें पहले का सामना की गई से अलग थीं। लगता था वे क्यूई जियानशिन की इच्छा का जवाब दे सकती थीं। जैसे यान काय बेतहाशा 3-4 बार बचा, क्यूई जियानशिन की आंखें बेरहमी से भर गईं और वह मुस्कुराया, बेहद ताकतवर स्वॉर्ड स्किल चलाई जो क्रूरता से अपनी स्वॉर्ड क्यूई यान काय की तरफ काटी। यान काय ने जल्दी ढाल उठाकर खुद को बचाया। बूम! उसकी ढाल जोर से कांपी और शक्ल बनाए रखना लगभग नामुमकिन हो गया, जिससे क्यूई जियानशिन क्रूरता से हंसा। वार पर वार यान काय दबा रहा था और लगातार क्यूई जियानशिन की तलवार से स्वॉर्ड क्यूई हमलों को रोकने की जरूरत पड़ रही थी, जबकि उसके चारों तरफ घूमती अप्रत्याशित ट्रू क्यूई तलवारें उसे परेशान कर रही थीं और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर रही थीं, जैसे वह अंदर से कड़वा शिकायत कर रहा हो। लड़ाई के दौरान दोनों अपनी युआन क्यूई तेजी से खर्च कर रहे थे। ऐसी हाई इंटेंसिटी जीवन मौत की लड़ाई किसी भी कल्टीवेटर के लिए भारी बोझ थी। इस हालत में शारीरिक ताकत गौण थी, जबकि युआन क्यूई की खपत सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा थी। ताकतवर कल्टीवेटर जो अपनी युआन क्यूई कुशलता से इस्तेमाल कर सके सबसे कम कीमत पर विरोधी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। ऐसा कंट्रोल अभी यान काय और क्यूई जियानशिन के लिए नामुमकिन था। उनकी ताकत और अनुभव उस तरह की रियल्म तक नहीं पहुंचे थे। दोनों सिर्फ अपनी युआन क्यूई को चरम तक उकसाकर अपनी हमलों और ताकत बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ अगरबत्ती का आधा जलने के बाद यान काय कोई हमला नहीं कर पा रहा था। वह अब पूरी तरह बचाव पर था, जिससे क्यूई जियानशिन की हत्यारी नियत चरम पर पहुंच गई। हंसते हुए उसने मजाक उड़ाया और तड़पाया। उसकी आंखों में अब यान काय सिर्फ कटने वाला मांस था। सिलाविन, अगरबत्ती का आधा आमतौर पर 15 मिनट लेता है, जबकि पूरी अगरबत्ती लगभग 30 मिनट। बिल्कुल, अलग अलग अगरबत्तियां अलग अलग समय लेती हैं। मेरे परिवार में बड़े इवेंट प्रेय के लिए आमतौर पर एक अगरबत्ती खरीदते हैं, लगभग 1 मीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर मोटी। वह चीज दिन भर चलती है। ताकत खोकर यान काय लगता था जैसे किसी पल गिर जाएगा। अचानक वह थोड़ा लड़खड़ाया और यह गलत कदम लगभग उसे जमीन पर गिरा देता। ऐसी खुली जगह देखकर क्यूई जियानशिन उसे जाने कैसे देता। आखिरकार असली तलवार से वार किया, सीधे यान काय की गर्दन की तरफ काटा। यान काय ने घबराकर ढाल उठाकर इस वार को रोका, लेकिन क्यूई जियानशिन पहले से तैयार था और उसकी तलवार वार के बीच में चमकी। अचानक अपना रास्ता बदलकर यान काय की ढाल की तरफ झुली और क्रूरता से उस पर टकराई, जिससे उसे भारी तनाव महसूस हुआ। जैसे क्यूई जियानशिन और क्रूरता से हंसा, यान काय की आंखें अचानक शांत चमक से भर गईं। उस पल उसकी ढाल, जो क्यूई जियानशिन की तलवार से कटने वाली थी, अचानक रोशनी फटी और जल्दी खून लाल खंजर में बदल गई। क्यूई जियानशिन का चेहरा स्तब्ध हो गया, जैसे उसने इस खून लाल खंजर को अपनी तलवार में काटते देखा। तारानकन शिंग, उसकी तलवार तुरंत 2 टुकड़ों में कट गई। जब वह सिर्फ इनिशियल एलिमेंट स्टेज कल्टीवेटर था, यान काय पहले से अपनी यांग लिक्विड से संघनित हथियार से कॉमन ग्रेड डिफेंसिव आर्टिफैक्ट तबाह कर सकता था, और अब उसकी कल्टीवेशन सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री तक पहुंच गई थी। उसकी यांग युआन क्यूई काफी शुद्ध और घनी हो गई थी, इसलिए क्यूई जियानशिन की तलवार सादी स्टील से बनी हथियार होने से और असली आर्टिफैक्ट तक न होने से कटना नामुमकिन कैसे था। यान काय काफी देर से इस मौके का इंतजार कर रहा था और तेजी से अपना खंजर आगे काटा। हल्की घंटी जैसी आवाज के साथ क्यूई जियानशिन की तलवार कई टुकड़ों में कट गई, और अगर वह जल्दी पीछे न हटता तो तलवार थामने वाला हाथ भी कट जाता। क्यूई जियानशिन की आंखें अविश्वास से भर गईं, जैसे वह हैरानी से यान काय को घूरा। पहले उसने सिर्फ अपनी स्वॉर्ड क्यूई और ट्रू क्यूई से हमला किया था और कभी यान काय से सीधे टक्कर नहीं ली थी, इसलिए अभी तक उसकी तलवार के नुकसान की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन उसे कहाँ पता था कि यह मजबूत डिफेंसिव ढाल सचमुच बदल सकती है। अचानक उसका हथियार तबाह हो गया। तलवार के बिना 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल डिसिपल की लड़ाई की ताकत गिरनी तय थी। अब मेरी बारी है। यान काय ने गहरी सांस ली और उसकी पहले की कमजोरी और शर्मिंदगी गायब हो गई, जैसे उसकी आंखें यकीन से भर गईं और घनी हत्यारी आभा निकली, जबकि वह घमंड से क्यूई जियानशिन को घूरा।
बाद वाला भी अचानक होश में आया। शुरू से उसका विरोधी सिर्फ नाटक कर रहा था, जिसमें उसने अपनी पहले संघनित ढाल को फटने दिया था। सब जानबूझकर था। यान काय ने अच्छा नाटक करके अपनी सावधानी कम की और गार्ड डाउन करवाया, सब उसकी तलवार तबाह करने के मौके के लिए। ऐसी बहादुर रणनीति, ऐसी अटल दृढ़ता। लड़ाई शुरू होने के बाद ये पहली बार था जब क्यूई जियानशिंग ने सचमुच यान काय की तारीफ की, और सिर्फ उसकी मार्शल स्किल्स के लिए नहीं। लेकिन सबके बावजूद क्यूई जियानशिंग बेखौफ रहा और अपनी टूटी तलवार का हैंडल फेंककर घमंड से बोला, तो क्या अगर तूने मेरा हथियार तबाह कर दिया? तू अभी भी मेरा विरोधी नहीं है। तलवार खोकर भी क्यूई जियानशिंग अपनी उंगली से तलवार चला सकता था। ट्रू एलिमेंट बाउंड्री पर पहुंचा कोई भी कल्टिवेटर ऐसा कर सकता था, लेकिन उनकी ताकत गिर जाती और शायद अपनी चरम ताकत का 90% भी नहीं दिखा पाते। 10% कम ताकत से भी मैं तेरे जैसे कचरे को आसानी से कुचल सकता हूं। क्यूई जियानशिंग ने मन में ठंडी हंसी हंसी। हालांकि जैसे ही वह हमला करने वाला था, उसने देखा कि यान काय घमंड से हंसते हुए दोनों हथेलियां आगे बढ़ा रहा है। बीस्ट सोल स्किल। इतनी देर रोकने के बाद यान काय खुश था कि आखिरकार अपनी पूरी ताकत दिखा सकता है। व्हाइट टाइगर सील, डिवाइन ऑक्स सील, दोनों सील्स एक साथ फटी। अचानक टाइगर की गरज ने आसमान हिला दिया और ऑक्स की डकार ने धरती फाड़ दी। क्यूई जियानशिंग का चेहरा उदास हो गया, जैसे उसने दो क्रूर मॉन्स्टर बीस्ट भ्रामक छवियां हवा से प्रकट होकर उस पर झपटते देखी। ये दो मॉन्स्टर बीस्ट भ्रामक छवियां बेहद जिंदा जैसी थीं, जैसे मांस खून वाले जीव। उनके लाल शरीर से बेजोड़ ताकत और शान निकल रही थी, जबकि उनकी लाल आंखें कमाल की हत्यारी आभा छोड़ रही थीं। ये दो बीस्ट भ्रामक छवियां क्यूई जियानशिंग को जानलेवा एहसास दे रही थीं। वह लापरवाही कैसे करता? दो उंगलियां जोड़कर उसने अस्थायी तलवार बनाए, अपनी ट्रू क्यूई उकसाकर उंगलियों पर स्वॉर्ड आभा बनाए और काटा, फ्लैशिंग थंडर स्वॉर्ड। उसकी उंगलियों से चमकदार स्वॉर्ड वेव उड़ी और सीधे मॉन्स्टर बीस्ट के शरीर के बीच लगी, जिससे उसकी चमक थोड़ी फीकी पड़ी, लेकिन उसकी दौड़ पूरी तरह नहीं रुकी। राइजिंग विंड स्वॉर्ड। क्यूई जियानशिंग जल्दी पीछे हटा, जैसे उसने अपनी उंगली तलवार से 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल की कई स्वॉर्ड स्किल्स दिखाईं, लेकिन जो भी कोशिश की, दो मॉन्स्टर बीस्ट भ्रामक छवियों को हरा नहीं पाया। दो जानवरों को उस पर झपटते देख क्यूई जियानशिंग ने घुटने मोड़े और ऊपर कूदा ताकि बच सके। लेकिन जमीन से सिर्फ 10 फीट ऊपर उसके सिर पर तेज हथियारी नियत गिरी। ऊपर देखकर उसने यान काय को दुष्ट मुस्कान देते हुए उस पर मुक्का मारते देखा। उसका एकमात्र भागने का रास्ता बंद हो गया। घबराहट में क्यूई जियानशिंग ने दांत पीसे और जल्दी 3 स्वॉर्ड वेव्स भेजी। यान काय ने जल्दी 3 मुक्कों से 3 स्वॉर्ड वेव्स तोड़ दी, लेकिन इस देर में क्यूई जियानशिंग ने शरीर मोड़कर महत्वपूर्ण जगह पर वार बचाया। फिर भी उसके कंधे पर भारी हथेली का वार लगा। दर्द से चीखते हुए क्यूई जियानशिंग जमीन की तरफ गिरा। इस जीवन मौत के संकट में 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल डिसिपल ने अपनी लड़ाई की ताकत चरम पर पहुंचा दी। उसकी उंगली तलवार तेजी से काटती और छेदती हुई दो मॉन्स्टर बीस्ट भ्रामक छवियों पर गई और लगभग उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया। व्हाइट टाइगर और डिवाइन ऑक्स ने एक साथ हमला किया, लेकिन न क्यूई जियानशिंग को चोट पहुंचा सके न उसकी तलवार तोड़ सके। उसके शरीर के चारों तरफ अनगिनत छोटी स्वॉर्ड वेव्स थीं, जो मजबूती से रक्षा कर रही थीं। हर बार व्हाइट टाइगर और डिवाइन ऑक्स वार करते, ये स्वॉर्ड वेव्स खुद उन्हें रोक देती। थोड़ी लेकिन उग्र लड़ाई के बाद व्हाइट टाइगर और डिवाइन ऑक्स पूरी तरह गायब हो गए। आखिर ये दो भ्रामक छवियां यान काय की युआन क्यूई से बनी थीं। वे सिर्फ मॉन्स्टर बीस्ट जैसी लगती थीं, और जैसे ही उनकी बनी युआन क्यूई खत्म हुई, जाहिर तौर पर वे खत्म हो गईं। हे क्यूई जियानशिंग ने घमंड से हंसकर यान काय की तरफ देखा। इन दो मॉन्स्टर बीस्ट भ्रामक छवियों को बुलाने में उसने जरूर ढेर सारी युआन क्यूई खर्च की होगी, और आखिरकार वे उसे चोट तक नहीं पहुंचा सके। यान काय के लिए, जो सिर्फ सेपरेशन एंड रियूनियन 7th स्टेज पर था, उसे यकीन था कि वह ये स्किल दूसरी बार नहीं चला सकता। ये सब दांव पर लगाने की रणनीति जाहिर तौर पर लड़ाई जारी रखने के लिए युआन क्यूई बचाने में अच्छी नहीं थी। लेकिन जैसे ही वह हंसने लगा, हैरान करने वाला नजारा हुआ। यान काय ने उससे तिरस्कार से देखा, आसानी से फिर व्हाइट टाइगर और डिवाइन ऑक्स भ्रामक छवि बुलाए और उन्हें उस पर भेज दिया, बिल्कुल पहले जैसा। नामुमकिन। क्यूई जियानशिंग चौंक कर चिल्लाया, मुझे अब हाथ तक नहीं चलाने पड़ेंगे, सिर्फ यह मूव तुझे पीस कर रख देगा। यान काय ने ठंडे से क्यूई जियानशिंग को घूरा। क्यूई जियानशिंग बचाव की मजबूरी में पड़ गया और उसका चेहरा तेजी से उदास हो गया। उसे पता था कि यान काय ने जो कहा वह बड़ा चढ़ाकर नहीं था।
ये दो युआन क्यूई मॉन्स्टर बीस्ट भ्रामक छवियां निपटने में बेहद मुश्किल थीं। उसकी उंगली तलवार की क्यूई पहले से टूट रही थी और जरूर जल्दी फट जाती, जबकि उसकी ट्रू क्यूई की खपत भी भारी थी। उसका पहले का तिरस्कार और घमंड बहुत पहले गायब हो चुका था। हालांकि मैं तुझसे अलग हूं, मैं कभी अपने विरोधियों को हल्के में नहीं लेता, इसलिए मैं भी हमला करूंगा। बात खत्म करके यान काई ने डिवाइन ऑक्स और व्हाइट टाइगर के साथ मिलकर क्यूई जियानशिन पर हमला किया। ये देखकर क्यूई जियानशिन चुप नहीं बैठा। वह गरजा जैसे उसकी उंगली तलवार फिर हवा में चमकी। दो युवा अब कुछ नहीं रोक रहे थे। दोनों ने अपनी ताकत चरम पर पहुंचा दी। कोई लापरवाही या रोक टोक सिर्फ जानलेवा खतरे या मौत लाती। लड़ाई बेहद उग्र और खतरनाक थी। जैसे दो मॉन्स्टर बीस्ट भ्रामक छवियां फिर ढह गईं, क्यूई जियानशिन ने अपनी उंगली तलवार से यान काई पर हमला किया, लगभग उसे पूरी तरह छेद दिया जैसे घाव से खून फटा और जल्दी उसके कपड़े लाल हो गए। दूसरी तरफ क्यूई जियानशिन काफी दयनीय हालत में था। अकेले 3 दुश्मनों का सामना करते उसकी स्वॉर्ड बॉडी स्किल पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसकी ट्रू क्यूई लगभग खर्च हो चुकी। उसकी शक्ल और सांसें दोनों रुकी हुई थीं और उसकी एक बाह ढीली लटक रही थी। अग्रबाह खून से ढकी थी जहां व्हाइट टाइगर ने उसके मांस फाड़ा था। उसकी छाती की चोटें और भयानक थीं। उसकी कई पसलियां टूटकर अंदर धंस गई थीं। ये चोट डिवाइन ऑक्स की टक्कर मारने से लगी थी और उसके सींग लगभग उसकी पीठ से बाहर निकलते थे। 100 फीट 10 झाग से ज्यादा दूर खड़े यान काई की आंखें बेरहमी से भरी थी, जबकि क्यूई जियानशिन का चेहरा गुस्सा और उदासी के बीच बदल रहा था। उसे कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक दिन वह छोटे सेपरेशन एंड रियूनियन हरामी से हार जाएगा, लेकिन अब यह हकीकत उसके सामने थी। शर्म और कुंठा उसे पागल बना रही थी। यान काई ने तुरंत जान नहीं ली, क्योंकि उसे पता था कि ट्रू एलिमेंट बाउंड्री कल्टीवेटर की मौत से पहले आखिरी संघर्ष बेहद उग्र होता है, इसलिए वह क्यूई जियानशिन की ताकत कम होने का इंतजार कर रहा था। हा, क्यूई जियानशिन भी जल्दी में नहीं लग रहा था और अचानक ठंडी हंसी हंसकर कई गहरी सांसें लेकर अपना मूड शांत किया और धीरे धीरे शांत हो गया। मैं मानता हूं तू सचमुच ताकतवर है, आम ट्रू एलिमेंट कल्टीवेटर से ज्यादा ताकतवर। लेकिन तू मुझे हरा भी दे तो क्या? मैं असली ट्रू एलिमेंट कल्टीवेटर हूं, इसलिए तू मुझे मार नहीं सकता। अगर मैं जाना चाहूं तो तू मुझे रोक नहीं सकता। तिरस्कार भरी हंसी छोड़कर क्यूई जियानशिन ने जमीन पर लात मारी और सीधे 300 फीट हवा में कूदा और उसका पूरा शरीर थोड़ा कांपा। एक बाह ढीली लटक रही थी जबकि दूसरी छाती के घाव को पकड़ी थी, लेकिन वह फिर भी घमंड से नीचे देखता रहा। ये ट्रू एलिमेंट बाउंड्री और सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री का सबसे बड़ा फर्क है। मैं उड़ सकता हूं, तू नहीं, इसलिए मैं जब चाहे जा सकता हूं। बात करते हुए क्यूई जियानशिन ने मुंह से खून उगला और मुद्रा बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। यान काई की तरफ नफरत से घूरता हुआ जोर से बोला, आज तूने मुझे दी शर्म याद रखूंगा। अगली बार तेरी शक्ल देखी तो तेरी कुत्ते जैसी जान ले लूंगा। बेहतर होगा तू दुआ करे कि उस दिन तक जिंदा रहे। बात खत्म करके क्यूई जियानशिन रुका और थोड़ी देर घूरता रहा, जैसे यान काई की शक्ल अपनी आंखों में गहराई तक उतार रहा हो। नीचे खड़े यान काई बेफिक्र रहा। उसके चेहरे पर हालात की जरा परवाह नहीं थी। थोड़ी देर बाद क्यूई जियानशिन मुड़ा और उसकी आकृति हवा में लड़खड़ाती हुई दूर जाने लगी, जबकि उसका पूरा वजूद गुस्सा और अपमान से भरा था। ये बदला मैं जरूर लूंगा, क्यूई जियानशिन ने मन में कसम खाए। हालांकि 300 फीट से कम उड़ने के बाद उसके पीछे से गर्मी की लहर आई, साथ में ठंडी आवाज, भागने की कहां कोशिश कर रहा है। क्यूई जियानशिन का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे अचानक उसकी आत्मा पर डर छा गया। वह तेजी से मुड़ा और देखा कि वही हाई हेवन पवेलियन डिसिपल सचमुच उसके पीछे उड़ रहा था और उसकी पीठ से विशाल चमकती जलती विंग्स का जोड़ा निकला था। ये विंग्स हवा में फड़फड़ा रही थी, जैसे ग्रेट पेन, घमंडी और ताकतवर। सिलाविन पेन बस बड़ा सा पक्षी है। हाँ, बस इतना बड़ा मुर्गा नहीं, बल्कि गरुड़ जैसा। तू, क्यूई जियानशिन का चेहरा बयान न कर सकने वाली हैरानी से भर गया। उसने कभी नहीं सुना था कि कोई कल्टीवेटर अपने शरीर से ऐसी जलती विंग्स निकाल सकता है। दूसरा शब्द मुंह से निकलने से पहले यान काई उसके पास पहुंच गया था और हथेली का वार उसके पेट पर लगा। अगले पल बड़ा हाथ उसकी गर्दन थाम लिया, जैसे दोनों बिजली जैसे आसमान से गिरे। अब एक दूसरे से इंच भर दूर क्यूई जियानशिन को सिर्फ यान काई की आंखों में हत्यारी नियत दिख रही थी, ठंडी और बिना किसी भाव के। तारांकन श्विश, तारांकन, जैसे आसमान में उल्का चमकती हुई। पल भर में वे जमीन के पास पहुंच गए। जैसे ही वे धरती से 10 फीट ऊपर पहुंचे, यान काई गरजा, बेरहमी से क्यूई जियानशिन को नीचे फेंका, जैसे वह अचानक ऊपर उठा। तारांकन पेंग, तारांकन,
धूल उड़ी जैसे क्यूई जियानशिन का शरीर जमीन से टकराया। टक्कर से छोटा गड्ढा बना और उसकी कई हड्डियां टूट गईं। टूटे बोरे जैसे क्यूई जियानशिन उछला और थोड़ी दूर लुढ़का फिर धीरे रुक गया। संघर्ष करके आंखें खोलते हुए वह हल्के से यान काई की जलती विंग्स की जोड़ी देख सका जैसे वे धीरे उसके पास उतर रही थी। उसके सामने पहुंचकर फ्लेमिंग यांग विंग्स हटाकर यान काई हल्के से जमीन पर उतरा, क्यूई जियानशिन के पास चला और बेफिक्री से उसे घूरा, बिल्कुल जैसा क्यूई जियानशिन ने पहले किया था। अपमान। क्यूई जियानशिन की यान काई के सामने आखिरी कोशिश का कोई असर नहीं हुआ था। ऐसी मौत ट्रू एलिमेंट मास्टर के लायक है। यान काई ने मजाक उड़ाया, पैर उठाया और क्यूई जियानशिन की गर्दन पर रखा। मुझे मत मार, क्यूई जियानशिन मुश्किल से बोला जैसे वह खांस और संघर्ष कर रहा हो। उसके मुंह के किनारे से लगातार खून बह रहा था। तुझे 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल की स्वॉर्ड स्किल्स सीखनी नहीं है। मैं तुझे जो चाहिए सिखा सकता हूँ, सब सिखा सकता हूँ। 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल में मैं भी उभरता सितारा हूँ। मैंने स्कूल की सारी ऊंची स्वॉर्ड स्किल्स सीखी हैं। के जरूरत नहीं, मुझे तुझ पर यकीन नहीं। यान काई बेफिक्र रहा। 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल की स्वॉर्ड स्किल्स यान काई के लिए बहुत लुभावनी थी, लेकिन वह क्यूई जियानशिन पर यकीन नहीं कर सकता था कि वह सचमुच सिखाएगा। इस व्यक्ति के स्वभाव और तरीकों को देखते हुए जैसे ही वह अपनी ट्रू क्यूई रिस्टोर करता बदला जरूर लेता, इसलिए सिर्फ एक विकल्प था, उसकी जान लेना। ये सुनकर क्यूई जियानशिन का पहले से उदास चेहरा और उदास हो गया। तू मेरे 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल को दुश्मन क्यों बनाना चाहता है? अगर तू मुझे मारता है, के मेरे बड़े सीनियर ब्रदर को पता चल जाएगा और वह तुझे माफ नहीं करेगा। उसकी ताकत से तू मुकाबला नहीं कर पाएगा। यान काई ने उसे नीचे घूरा जैसे उसकी आंखें ठंडी हो गईं। वू चेंगी, अपने महान बड़े सीनियर ब्रदर की चिंता मत कर। भले वह मुझे ढूंढने न आए, मैं जरूर उसे ढूंढूंगा। तू सचमुच इतना बेरहम बनना चाहता है? तू ही बेरहम बनना चाहता था। यान काई ने ठंडी हंसी हंसी और बेकार की बातें करने से। दोस्तों, इस कहानी सीरीज में आगे बहुत कुछ होने वाला है। अगर आप इस तरह के 10 से भी ज्यादा एक्सक्लूसिव एपिसोड्स तुरंत सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करें। मेंबर बनते ही आपको मिलेंगे ढेर सारे खास एपिसोड्स जो सिर्फ आपके लिए हैं। इनकार किया। उसने पैर से जोर लगाया और अपनी युआन क्यूई उकसाए। चटाक की साफ आवाज के साथ क्यूई जियानशिन की गर्दन टूट गई। उसका सिर धीरे साइड गिरा, उसका शरीर अब बेजान। क्यूई जियानशिन की मौत के पल में कई 10 मील दूर खड़ा वू चेंगी अचानक रुक गया और दूर की तरफ देखा। जैसे घोस्ट किंग वैली के 3 डिसिपल्स का एक दूसरे की जगह और जिंदा मरने का पता लगाने का खास तरीका था, 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल डिसिपल्स का भी ऐसा ही तरीका था। वो चेंगी को समझ नहीं आ रहा था कि क्यूई जियानशिन कैसे मर गया। क्या वह तियान लैंग डायनेस्टी कल्टिवेटर्स से मिल गया था? अगर नहीं तो उसकी ट्रू एलिमेंट बाउंड्री 3rd स्टेज कल्टिवेशन से दूसरी वजह नामुमकिन थी। वो चेंगी के चेहरे पर हल्का दुख आया। उसे क्यूई जियानशिन के जिंदा मरने से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन क्यूई जियानशिन के पास अभी कीमती खजाना था। ये कुछ था जो वह और उसके जूनियर ब्रदर्स ने इस अलग दुनिया में ढूंढा था और आपस में बांटा था। वो चेंगी की याद के मुताबिक क्यूई जियानशिन ने अपना हिस्सा अभी रिफाइन नहीं किया था। ब्रदर वो क्या हुआ? रेजेंट फायर टेम्पल के एक डिसिपल ने वू चेंगी का बेचैन चेहरा देखकर पूछा। वह चारों तरफ देखा, आवाज में घबराहट छिपा नहीं पाया। क्या तियान लैंग कल्टीवेटर्स पास है? संभव है। वू चेंगी ने सिर हिलाया, फिर फुसफुसा कर बोला, हमें रफ्तार बढ़ानी चाहिए और सुरक्षित जगह ढूंढकर छिपना चाहिए। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे थोड़े गंभीर हो गए, जैसे वे अचानक ज्यादा तेज और सावधानी से चले। इन महीनों में उन्होंने इन कुछ तियान लैंग डायनेस्टी कल्टीवेटर्स के हाथों ढेर नुकसान उठाया था। क्यूई जियानशिन की मौत पर जैसी उम्मीद थी, नई ब्लड बीड बनी। उसका आखिरी साइज लगभग वैसा ही था जैसा घोस्ट किंग वैली डिसिपल की मौत पर बनी थी। दोनों युवा ट्रू एलिमेंट कल्टीवेटर्स थे और उनकी ताकत में फर्क जाहिर तौर पर ज्यादा नहीं था। जैसे यान काई अपनी सांसें स्थिर करने लगा, उसने हाथ बढ़ाकर यह ब्लड बीड पकड़ी, फिर क्यूई जियानशिन के अवशेषों की तलाशी ली। कुछ ही पलों में यान काई को अलग अलग साइज की कई ब्लड बीड्स मिली। ये क्यूई जियानशिन की लड़ाइयों की लूट थी, जिन्हें उसने अभी रिफाइन करने का वक्त नहीं मिला था। इसके अलावा कुछ चांदी के सिक्के और एक गहरे हरे रंग की बोतल थी। यह उसकी पूरी फसल थी। इन चीजों को यूनिवर्सल बैग में रखकर यान काई जल्दी वहां से निकल गया। आधे दिन बाद दूर पहाड़ में यान काई क्रॉस लेक बैठा था। कुछ हीलिंग पिल्स निगली और खून से सने कपड़े बदल लिए, खून की गंध के हर निशान हटाने की पूरी कोशिश की।
पहाड़ी गुफा उसने खुद खोदी थी, और अब जब उसे पता चल गया था कि तियानलैंग डायनेस्टी कल्टीवेटर्स मॉन्स्टर बीस्ट्स को गुलाम बनाकर लड़ाई की ताकत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यान काई को अपने आगे के कदम ज्यादा सावधानी से सोचने पड़ रहे थे। इसलिए जब उसने आराम और रिकवरी के लिए ये गुफा खोदी तो उसने प्रवेश द्वार भी बंद कर दिया ताकि खुद को और छिपा सके और संभावित मुसीबतों से बचे। क्यूई जियानशिंग से उग्र लड़ाई में उसे कई चोटें लगी थीं, कोई जानलेवा नहीं थी लेकिन हल्की भी नहीं थी। उसकी मौजूदा कल्टीवेशन और काफी बड़ी शारीरिक रिकवरी क्षमता से यान काय को पूरी तरह ठीक होने में सिर्फ कुछ दिन लगते, खासकर हीलिंग पिल्स की मदद से। सिर्फ 3 दिन बाद उसके शरीर पर 3 खूनी घाव काफी ठीक हो गए थे। भले पूरी तरह ठीक न हुए हों, लेकिन उसकी हरकतों में रुकावट नहीं डालते थे। इन पिछले दिनों में यान काय क्यूई जियानशिंग से अपनी लड़ाई पर सोच रहा था, उसके घमंड का फायदा उठाना, खुद की सावधान और ध्यान से विरोधी की कमजोरियां ढूंढना और अपनी हरकतों और फैसलों पर लगातार सोचना। उसे ढेर फायदा हुआ था। आंखें खोलते हुए उसका शरीर ऊर्जा से भर गया, लड़ाई की भावना से भरा जो उसे सहज और यकीन भरा एहसास दे रहा था। उसके डेंटियन में यांग लिक्विड को थोड़ा भरने की जरूरत थी, लेकिन ग्रैंड मास्टर लिंग ताइशु द्वारा यूनिवर्सल बैग में छोड़ी कुछ बोतलें यांग एट्रीब्यूट पिल्स से यान काय को इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी। यांग पिल्स की पूरी बोतल निगलकर उसने अपनी रिजर्व में दर्जन भर से ज्यादा यांग लिक्विड की बूंदें जोड़ी। जैसे उसकी युआन क्यूई शुद्ध हुई, यांग लिक्विड की एक बूंद बनाने के लिए जरूरी यांग क्यूई की मात्रा भी बढ़ गई। यह अच्छी बात थी। थोड़ा सोचकर यान काय ने दूसरी बोतल यांग एट्रीब्यूट पिल्स उलट दी और उसके डेंटियन में यांग लिक्विड की मात्रा उछल गई। अपने यूनिवर्सल बैग में तलाशते हुए यान काय ने हरी बोतल निकाली। ये क्यूई जियानशिंग से लूटी थी, लेकिन अभी तक उसे पता नहीं था कि इसमें क्या है। बोतल खोलते ही यान काय को गर्मी की लहर लगी। ये गर्मी उसे सहज एहसास दे रही थी, जो उसके शरीर और आत्मा दोनों को असर कर रही थी। उसे पता था कि इस बोतल में मौजूद ऊर्जा बेहद घनी थी, और भले यह उसकी खुद की यांग युआन क्यूई जैसा एहसास दे रही थी, फिर भी कुछ फर्क थे। अंदर देखकर यान काय को सिर्फ शीशी में लाल लपटों जैसे रंग का लिक्विड दिखा, और ज्यादा नहीं था, ज्यादा से ज्यादा 4-5 बूंदें। इस लिक्विड की बोतल के अलावा क्यूई जियानशिंग के पास लगभग कुछ नहीं था, जैसे ये बेहद कीमती खजाना हो, इसलिए जाहिर तौर पर उसकी कीमत कम नहीं थी। लेकिन यह आखिर क्या था? यान काय ने ध्यान से देखा, सूंघा और अंदर से शक हुआ, जबकि उसकी जिज्ञासा उसे तड़पा रही थी। ओल्ड डेमन, यान काय ने बुलाया। हाँ, पुराना नौकर सेवा के लिए तैयार है। ओल्ड डेमन ने जल्दी चापलूसी शुरू की। ये लिक्विड देख, तुझे पता है ये क्या है? यान काय ने पूछा। ओल्ड डेमन ने कुछ बार हल्के से खांसा, जाहिर तौर पर थोड़ा शर्मिंदा। छोड़ो। यान काय को तुरंत समझ आ गया कि ओल्ड डेमन को कोई सुराग नहीं है। इस पुराने शैतान की यादें टूट चुकी थीं, और कभी कभी वह महत्वपूर्ण जानकारी देता था, लेकिन कभी बेकार साबित होता था। यान काय को इसकी आदत पड़ चुकी थी। अगर ओल्ड डेमन को सचमुच इस लिक्विड का पता होता तो वह जरूर अपनी जानकारी दिखाकर खुद को उपयोगी साबित करने की कोशिश करता, तो यान काय के पूछने तक कैसे इंतजार करता। काफी देर जांचने के बाद यान काय ने निष्कर्ष निकाला कि यह लिक्विड शायद जहरीला नहीं है, जिससे उसकी खुद की जांच के बाद ओल्ड डेमन भी सहमत हुआ। सिलाविन, देखकर कैसे पता चला पता नहीं, लेकिन ठीक है। लेकिन आखिरकार यान काय को अभी भी कुछ चिंता थी, इसलिए वह अपनी छिपी गुफा से बाहर निकला, और लंबी तलाश के बाद उसे एक 4th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट मिला। उसने तुरंत उसके सिर पर वार किया, उसे बेहोश किया और गुफा में वापस घसीटा। वापस जाते वक्त यान काय ने लंबी घास की लड़ी तोड़ी और लौटकर सावधानी से उसे बोतल के लिक्विड में डुबोया, फिर मॉन्स्टर बीस्ट को खिलाया। चुपचाप यान काय उसकी प्रतिक्रिया देखता रहा। सिर्फ कुछ सांसों के वक्त में मॉन्स्टर बीस्ट दर्द भरी और दुखद चीखें निकालने लगा, जैसे कोई भयानक जहर उसे भयंकर दर्द दे रहा हो। वह जोर से तड़प रहा था, जबकि उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था और उसके पूरे शरीर से रोशनी की चमकें निकल रही थीं। यान काय का चेहरा सख्त हो गया, जैसे वह स्वर्ग का शुक्रिया अदा कर रहा था अपनी ज्यादा सावधानी के लिए, वरना उसे पता भी नहीं चलता कि कैसे मर गया। हालांकि जैसे यान काय ऐसा सोच रहा था, 4th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट से निकलती ऊर्जा की लहरें अचानक उछली और वह तुरंत अपनी रस्सियों से आजाद होकर यान काय पर हमला कर दिया। उसकी ताकत ड्रैगन जैसी और बाघ जैसी उग्र थी। इस एक शांत गुफा को यान काय के साथ युद्ध का मैदान बना दिया। उसकी मौजूदा हालत को देखते हुए जहर के जरा से संकेत कहाँ थे। लंबी उग्र लड़ाई के बाद जानवर आखिरकार यान काय के गुस्से का शिकार हो गया। फिर उसके शरीर की जांच करके यान काय पूरी तरह हैरान हो गया।
जब वह उसे वापस लाया था तो वह साफ फोर्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट था, इतना कमजोर कि उसे आसानी से बेहोश कर सका था, लेकिन अभी जो ताकत दिखाई थी वह इतनी ज्यादा कैसे थी। वह फिफ्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट से ज्यादा तुलना की जा सकती थी। ये सोचते हुए ब्लड बीट चुपचाप बनी। जैसे यान काई की नजर इस ब्लड बीट पर पड़ी, वह लंबे समय स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा जोर से सिकुड़ा और उसने तुरंत गालियों की बौछार की। युवा मास्टर, शांत हो जाओ। ओल्ड डेमन ने जल्दी तसल्ली देने की कोशिश की। यान काई इतना गुस्सा इसलिए था क्योंकि हरी बोतल के लिक्विड की पहचान के बारे में उसका पहले का अंदाजा सही था। ये ब्लड बीट देखकर उसे यकीन हो गया जो इस मॉन्स्टर बीस्ट की मौत के बाद बनी थी। ये ब्लड बीट छोटे अंगूठे के नाखून जितनी थी। भले फिफ्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट से बनी से बड़ी न हो, फिर भी फोर्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट से बनी से काफी बड़ी थी। ऐसी चीज जो फोर्थ ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट को इतने कम वक्त में फिफ्थ ऑर्डर लेवल तक ताकत बढ़ा सके, जाहिर तौर पर सुपर दुर्लभ खजाना था। आधे साल से ज्यादा पहले नीदर माउंटेन झील पर रिफ्लेक्टिंग मून सेक्ट के एल्डर झोवेन से सुनी जानकारी मिलाकर और बोतल में लिक्विड की शक्ल और रंग देखकर यान काई का चेहरा अफसोस से भर गया। ब्रिलियंट फ्लेम लिक्विड, युआन क्यूई रिफाइन करने के लिए खास इस्तेमाल होने वाला कीमती खजाना जो उसे घनत्व और शुद्धता बढ़ाने देता है, जिससे कुल ताकत और पोटेंशियल बढ़ती है। इस दुनिया में युआन क्यूई रिफाइन करने वाले कीमती खजाने बेहद दुर्लभ थे, इसलिए हर एक की कीमत अनमोल थी। 9 येन युआन कंडेंसिंग ड्यू जैसी चीजें इन खजानों में सबसे ऊंचे दर्जे की थीं। और यह ब्रिलियंट फ्लेम लिक्विड जरूर उसी लीग में था। जब यान काई ने नीदर माउंटेन झील पर रिफ्लेक्टिंग मून सेक्ट के एल्डर झोवेन से ब्रिलियंट फ्लेम लिक्विड के बारे में सुना था तो यान काई को ज्यादा लालच नहीं हुआ था, क्योंकि उसके पास पहले से 9 येन युआन कंडेंसिंग ड्यू थी। लेकिन अब जब उसे किस्मत से यह ब्रिलियंट फ्लेम लिक्विड मिल गया था तो हालात अलग थे। 9 येन युआन कंडेंसिंग ड्यू ट्रू एलिमेंट बाउंड्री में ब्रेकर थ्रू की कोशिश के वक्त इस्तेमाल होगी। इस बीच ब्रिलियंट फ्लेम लिक्विड अभी इस्तेमाल की जा सकती थी और दोनों इस्तेमाल करने से जाहिर तौर पर और बेहतर नतीजा मिलता। अफसोस, ऐसे अनमोल खजाने की आधी बूंद एक मॉन्स्टर बीस्ट को खिला दी गई थी, जिससे यान काई बहुत दुखी हो गया। उसका पेट मरोड़ा और फेफड़े जलने लगे। उसका पूरा शरीर दुख से भर गया। फिर भी आखिरकार जो हो गया सो हो गया। अफसोस से कुछ हासिल न होता, इसके बजाय उसे 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल की अच्छी किस्मत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसलिए वह शांत हुआ और क्रॉस लेग्ड बैठ गया। बोतल से सावधानी से ब्रिलियंट फ्लेम लिक्विड की बूंद निकालकर मुंह में डालकर यान काई ने जल्दी आंखें बंद की, अपनी इंद्रियां बंद की और ध्यान किया। तेजी से अपनी ट्रू यान सीक्रेट आर्ट चलाते हुए यान काई को लगा जैसे उसके डेंटियन में आग लग गई है और लपटें धीरे धीरे फैल रही हैं। यांग या फ्लेम एट्रीब्यूट सीक्रेट आर्ट्स कल्टीवेट करने वाले के लिए ऐसा एहसास बेहद दुर्लभ था। सिर्फ इससे ही पता चलता था कि ब्रिलियंट फ्लेम लिक्विड में छिपी ऊर्जा कितनी उग्र और जलाने वाली थी। शुरू में जलन ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन वक्त बीतने के साथ यान काई को लगा जैसे वह जलती भट्टी में जिंदा भूना जा रहा हो। उसकी त्वचा से भाप निकल रही थी और उसके नए कपड़े तुरंत पसीने से तर हो गए। यह उग्र जलन उसके निचले पेट में शुरू हुई और थोड़ी देर वहीं रही, लेकिन जल्दी उसकी चलती ट्रू यान सीक्रेट आर्ट से बाहर निकलकर चारों तरफ फैल गई। आखिरकार उसके शरीर के हर हिस्से को घेर लिया। मेरिडियंस जल रही थीं। यान काई ने दांत पीसे, जरा ढीले पड़ने की हिम्मत नहीं की और बेतहाशा अपनी सीक्रेट आर्ट को और तेज चलाने की कोशिश की। ये गर्मी आसमान जलाने वाली लिप्टो जैसी लग रही थी, जैसे पिघली मैग्मा जो धरती जला सकती हो उसके मेरिडियंस में डाली गई हो, लगातार अंदर की युआन क्यूई को पिघला रही हो। कई चक्करों के बाद यान काई हैरान हुआ कि उसकी युआन क्यूई, जिसे वह पहले हद तक शुद्ध और दबी महसूस कर रहा था, सचमुच और शुद्ध होने लगी थी। पल भर हैरान होकर उसने जल्दी ध्यान लगाया और अपनी सीक्रेट आर्ट को चरम पर चलाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसके मेरिडियंस में युआन क्यूई हद पर पहुंच गई और रिफाइन नहीं हो सकती थी, इसलिए यान काई ने ब्रिलियंट फ्लेम लिक्विड की बाकी ऊर्जा को अपने डेंटियन में भेजा। उसके डेंटियन में करीब 100 बूंदे यांग लिक्विड रिफाइन होने को थीं। वक्त धीरे बीता और कुछ दिन बाद यान काई ने आंखें खोली। उनकी आंखों से रोशनी जैसे बाहर बह रही थी और उसने अनैच्छिक रूप से लंबी सांस छोड़ी। कमाल, ब्रिलियंट फ्लेम लिक्विड की सिर्फ एक बूंद से उसके पूरे शरीर की युआन क्यूई बार बार रिफाइन हो गई थी और 100 बूंदे यांग लिक्विड दर्जन भर बूंदों में संघनित हो गई थी। हर एक में पहले से काफी घनी और ताकतवर ऊर्जा थी। न सिर्फ उसकी युआन क्यूई रिफाइन हुई थी, उसके मेरिडियंस और शरीर को भी कुछ बढ़ोतरी मिली थी। उसके मेरिडियंस फैले और मजबूत हुए थे, जबकि उसका शरीर और ठोस हो गया था और उसके शरीर की हर इंच त्वचा और हर सेल अंदर से बाहर तक नया हो गया था, जैसे वह फिर जन्मा हो।
उसकी सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री 7th स्टेज कल्टीवेशन काफी मजबूत हो गई थी और सेपरेशन एंड रियूनियन 8th स्टेज में ब्रेकथ्रू से दूर नहीं थी। यह युआन क्यूई रिफाइन करने का असर था और यह कभी कभी ब्रेकथ्रू को बढ़ावा देता था, इसलिए सिर्फ शरीर की ऊर्जा बढ़ाने का तरीका नहीं था। ओल्ड डेमन, तुझे लगता है अगर मैं ब्रिलियंट फ्लेम लिक्विड की एक और बूंद रिफाइन करूं तो सीधे ब्रेकथ्रू कर सकता हूं? यान काय ने उत्सुकता से पूछा। भले ओल्ड डेमन कभी कभी भरोसेमंद न होता, फिर भी उसके पास अनुभव की दौलत थी, शायद बेकार हो। युवा मास्टर का युआन क्यूई को इस लेवल तक रिफाइन करना इस तरह के कीमती खजाने का सबसे बड़ा असर है। ये ज्यादा लेने से बेहतर नतीजा देने वाली चीज नहीं है। अगर युवा मास्टर अपनी युआन क्यूई को और रिफाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ मजबूत और कीमती खजाना ढूंढना पड़ेगा। मुझे भी ऐसा ही लगा। यान काय ने हल्के से आह भरी और सावधानी से हरी शीशी यूनिवर्सल बैग में वापस रखी। सोचता हूं 9 स्टार स्वॉर्ड स्कूल डिसिपल्स को ये ब्रिलियंट फ्लेम लिक्विड कहाँ मिला। क्यूई जियानशिन के पास कुछ बूंदें थीं, तो उनके लीडर वू चेंगई के पास भी होनी चाहिए। क्या उसके पास ज्यादा मात्रा नहीं होगी? यहां तक सोचकर यान काय ने दुष्ट मुस्कान दी। वू चेंगई ने क्यूई जियानशिन को उसे मारने भेजा था, तो यान काय इसे कैसे जाने देता? उनके बीच पहले से न सुलझने वाली दुश्मनी थी और अब जब उसे पता चल गया कि दूसरी तरफ ऐसे अनमोल खजाने हैं तो यान काय का उसकी मौत न चाहना अजीब होता। लेकिन वू चेंगई अभी उससे काफी ताकतवर था और वह उन युवा कल्टीवेटर्स के ग्रुप का अस्थायी लीडर भी था। अगर यान काय सचमुच सीधे उससे भिड़ता तो जरूर नुकसान उठाता। इस मामले को सावधानी से प्लान करना पड़ता। ख्यालों को सुलझाकर यान काय ने फैसला किया कि निकलने का वक्त है। अगले महीने यान काय ने अलग अलग जगहों पर मॉन्स्टर बीस्ट्स मारने में बिताया। इस दौरान उसे एक भी व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन फिर भी चारों तरफ मॉन्स्टर बीस्ट्स बहुत कम थे। लगता था चेन शुएशु ने उस दिन जो समझाया था वैसा ही था। तियान लैंग डायनेस्टी कल्टीवेटर्स ने ज्यादातर अलग अलग मॉन्स्टर बीस्ट्स को गुलाम बना लिया था। पूरे 1 महीने बाद यान काय की फसल बेहद कम थी। अगर वह मॉन्स्टर बीस्ट्स नहीं मार पाता तो जाहिर तौर पर ब्लड बीड्स नहीं मिलती, लेकिन ये सिर्फ दूसरी समस्या थी। मुख्य बात थी कि मिलने वाले मॉन्स्टर बीस्ट्स बहुत कमजोर थे। 4th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स मौजूदा यान काय के एक वार को नहीं सह सकते थे। ज्यादातर 5th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स की ताकत भी उसके लिए बड़ा खतरा नहीं थी, इसलिए कड़ी लड़ाई न होने से वह अपनी पोटेंशियल उकसा नहीं पाता ताकि अगली माइनर रियल में ब्रेकथ्रू कर सके। इसलिए इस पूरे वक्त यान काय मजबूत दुश्मनों के खून में खुद को नहलाने को बेताब था। पिछले महीने कोई मौका न मिलने से यान काय ने अनजाने में अपनी बीस्ट सोल स्किल्स के दूसरे इस्तेमाल पर ज्यादा वक्त बिताया। 2 मॉन्स्टर बीस्ट से मिली बीस्ट सोल स्किल्स सिर्फ हमले का सादा तरीका नहीं थी। हालांकि यान काय अभी इस दूसरे इस्तेमाल की टेस्टिंग फेज में था और अभी इसे परफेक्ट नहीं कर पाया था। इस दिन जब यान काय ने 3 4th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स मारे, 30 किलोमीटर दूर किसी जगह पर जंगल में छिपी एक युवती ने अचानक आंखें खोली और उसके चेहरे पर क्रूरता और हैरानी के भाव आए। इस युवती के कपड़े और चेहरे की बनावट ग्रेट हान डायनेस्टी से थोड़ी अलग थी। वह साफ तियान लैंग डायनेस्टी की कल्टीवेटर थी। वह कतई बदसूरत नहीं थी और आसानी से महान सुंदरता कही जा सकती थी, लेकिन किसी तरह वह बहुत अजीब एहसास दे रही थी। जैसे उसकी सुंदरता सिर्फ विषैले सांप का छिपावा हो जो किसी पल वार कर सकता हो, अपने जहरीले दांत गड़ा सकता हो और मौत दे सकता हो। उसे देखने वाला सहज ही जान लेता कि उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। वह काफी मोहक कपड़े पहनी थी। उसके जेड जैसे बाहें पूरी नंगी थी और ऊपरी शरीर टाइट बैंडों में लिपटा था, जो उसके घमंडी सीने को मुश्किल से रोक पा रहा था। हाथ उठाते ही उसका सपाट पेट और नाजुक नाभि कल्पना के लिए कम छोड़ती थी, जबकि नीचे का कवर और सादा था। छोटी स्कर्ट जो उसके मोहक कुल्हों को उभार रही लगती थी, जहां से उसकी 2 पतली लुभावनी टांगें निकल रही थीं। यान काय की दिशा में देखकर उसके चेहरे पर हल्की ठंडी हंसी उभरी, जैसे वह धीरे खड़ी हुई। उसका नाजुक छोटा शरीर जैसे बेजोड़ विस्फोटक ताकत से भरा हो। जैसे वह उठी, उसके पीछे खड़े 2 लोग चुपके से कुछ कदम पीछे हटे और इस युवा तियान लैंग डायनेस्टी औरत की पीठ को घूरते रहे। उनकी आंखें डर और नफरत से भरी थीं। ये 2 युवक और युवती थे। अगर यान काय यहां होता तो जरूर हैरान हो जाता, क्योंकि ये दोनों घोस्ट किंग वैली के जिनहाओ और लेंग शान थे। घोस्ट किंग वैली के 2 एलीट डिसिपल्स इस युवती की पीठ को घूरते हुए उनकी ट्रू क्यूई अनैच्छिक रूप से थोड़ी उमड़ी और उनकी आंखों में हत्यारी नियत चमकी। गरज। उस पल चारों तरफ के कई 10 मॉन्स्टर बीस्ट्स ने अचानक जिनहाओ और लेंग शान की तरफ दांत निकालकर गरजे, साफ चेतावनी दी कि हरकत न करें। युवा तियान लैंग डायनेस्टी औरत धीरे मुड़ी, जिनहाओ और लेंग शान को मतलब भरी नजर से देखा
जिससे दोनों कांप उठे और जल्दी अपनी हत्यारी नियत और ट्रू क्यूई दबा ली। तुम मुझे मार नहीं सकते। इस औरत का नाम जीमो था। उसके पास 2 महीने रहने के बावजूद जिनहाओ और लेंग शान को उसके बारे में सिर्फ इतनी पर्सनल जानकारी थी। जीमो ने क्रूरता से ठंडी हंसी हंसी, ऐसा अपराध सिर्फ एक बार होगा। अगर फिर ऐसी सोच की तो मुझे बेरहम होने का इल्जाम मत देना। जिनहाओ और लेंग शान की आंखें अनिच्छा से भरी थीं, लेकिन वे गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जिनहाओ ने जल्दी झुककर कहा, ये नौकर और जूनियर सिस्टर की हिम्मत नहीं। कृपया युवती जी निश्चिंत रहें। जीमो ने उसे घूरा फिर मुस्कुराकर बोली, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम मेरे हाथ लगे। अगर मेरे 2 सीनियर ब्रदर्स या सीनियर सिस्टर से मिलते तो शायद अभी मर चुके होते। बात खत्म करके जीमो लापरवाही से आगे चली और उसकी मोहक कमर हल्के से लहराई जैसे वह हवा में तैर रही हो और उसके गुलाबी होठों पर मोहक मुस्कान खिली। जिनहाओ चुपके से उसे देखता रहा, अनैच्छिक रूप से लारने ली। जीमो का शरीर कमाल का था और उसका स्टाइल बेहद बोल्ड, ग्रेट हान डायनेस्टी की औरतों से पूरी तरह अलग। भले वह उसके साथ काफी वक्त से था, हर बार उसे देखकर उसे पहले कभी न महसूस हुआ उत्तेजना मिलती थी, खासकर उसका सपाट पेट और नाजुक नाभि। किसी वजह से यह जोड़ी उसे बयान न कर सकने वाला आकर्षण देती थी। वह उसकी कल्पनाओं का केंद्र बन गई थी। अगर वह इस शानदार औरत को नंगा करके क्रूरता से रौंदता और उसका नाजुक शरीर चखता, उसे चीखने और दया मांगने पर मजबूर करता, तो कितना कमाल होता। लेकिन जिनहाओ सिर्फ सपने देख सकता था। जीमो के सामने उसे इन ख्यालों को दिखाने की हिम्मत नहीं थी। ये तियान लैंग डायनेस्टी की युवती बस हत्यारी सांप थी। वह घोस्ट किंग वैली के किसी डिसिपल से ज्यादा क्रूर और खून की प्यासी थी। सिलाविन, वाह, तो तुम लोग बस कमजोर हो। जैसे जीमो लेंग शान के पास पहुंची, अभी भी वही शरारती मुस्कान पहने, लेंग शान का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसके चेहरे पर घृणा फैल गई। उसका शरीर भी कांपने लगा, लेकिन वह किसी तरह अपनी आवाज दबा पाए। जीमो हंसकर अपना हाथ बढ़ाए, धीरे लेंग शान की नाजुक ठुड्डी उठाए और उसकी चटक लाल होठों पर पूरा ध्यान दिया। अगले पल वह अचानक उसके पास झुकी और अपने होंठ धीरे लेंग शान के मुंह पर दबा दिए। जिनहाओ ने जल्दी गहरी सांस ली और अजीब ढंग से अपनी कमर मोड़ी, नीचे के हिस्से को छिपाने की कोशिश की जैसे उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसका खून खौलने लगा। जुनूनी चुंबनों की आवाजें और तेज हो गईं जबकि लेंग शान बेतहाशा मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि इससे सिर्फ जीमो की सैडिस्टिक दिलचस्पी बढ़ी। मोहक हंसी के साथ जीमो ने दूसरा हाथ लेंग शान के कपड़ों में डाला और मनमाने ढंग से उसके शरीर को सहलाया। इस पल जिनहाओ की आंखें जलन से लाल हो गईं। सेक्ट में लेंग शान की हैसियत ऊंची थी, इतनी कि उसके सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन इन दिनों उसने उसे पूरी तरह चकते और अपवित्र होते देखा था और ऐसा करने वाली दूसरी सुंदर और विदेशी औरत थी। जिनहाओ देखता रहा जैसे सांप जैसी जीभ उसकी जूनियर सिस्टर के मुंह के अंदर घूम रही थी, जैसे उसका घमंडी सीना बेखौफ सहलाया जा रहा था। उसके गोल कूल्हे और हिप्स जैद जैसे हाथों से सहलाए और दबाए जा रहे थे। पूरा नजारा कच्ची और लुभावनी कामुकता छोड़ रहा था। यह नजारा सिर्फ 1-2 बार नहीं हुआ था। जिनहाओ 7-8 बार यह हरकत देख चुका था और हर बार उसके नीचे का हिस्सा सूज और जलन से भर जाता था। लेंग शान की बेकार मुकाबला धीरे आज्ञाकारिता में बदल गई और 2 औरतें आखिरकार कामुक आनंद में खो गईं। हौंफने की सांसें और तेज धड़कनों की आवाजें चारों तरफ फैलीं और उत्साह और उल्लास का माहौल बना दिया। जिनहाओ ने खुद को जबरन मुंह फेरने पर मजबूर किया, डर से कि अगर और देखता रहा तो खुद को रोक नहीं पाएगा। जैसे हमेशा बीत गया हो, जीमो ने आखिरकार लेंग शान को छोड़ा। दोनों के होंठ धीरे अलग हुए तो उनके बीच क्रिस्टल जैसी महीन लकीर बनी। लेंग शान की सांसें रुकी हुई थी जैसे वह हल्के से कांप रही हो। उसकी लाल आंखों से आंसू धीरे गिरे और जीमो ने उन्हें धीरे पोंछा जैसे वह जेंटलमैन अपनी प्रेमिका को तसल्ली दे रहा हो। तुझे भी इसे ऐसे चाहना नहीं। जीमो ने अचानक मुड़कर जिनहाओ को देखा। आह! जिनहाओ उसके सवाल से स्तब्ध रह गया, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव। जीमो ने शरारती मुस्कान दी, तुझे अपनी जूनियर सिस्टर पसंद है न? जिनहाओ ने लेंग शान की तरफ देखा और आखिरकार सिर हिलाया। तो मैं तुझे ऐसा मौका दे सकती हूँ। जीमो ने मतलब भरी नजर से जिनहाओ को देखा। लेकिन इसे पकड़ना तेरे पर है। जिनहाओ संघर्ष करते लग रहा था जैसे उसका चेहरा सिकुड़ा, लेकिन जीमो बेतहाशा नहीं थी जैसे वह चुपके से उसे देखती रही और उसके जवाब का इंतजार करती रही। उसे पता था जिनहाओ उसकी पेशकश मना नहीं करेगा क्योंकि वह जेंटलमैन कतई नहीं था। जाहिर तौर पर थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जिनहाओ ने अचानक जमीन पर घुटने टेके और गंभीरता से बोला, ये नौकर दिल से समर्पित होना चाहता है,
अब से सिर्फ युवती के हुक्म मानूंगा, नरक हो या बाढ़, अपनी आखिरी सांस तक। हाँ हाँ हाँ, जीमो ने घमंड से हंसकर बाल हल्के से उछाले और सहमति में सिर हिलाया। बहुत अच्छा, समझदार हालात के आगे झुकता है। मुझे समझदार मर्द पसंद हैं। सीनियर ब्रदर। लेंग शान का चेहरा उदास हो गया, जैसे वह घबराकर जिनहाओ को देख रही हो। जिनहाओ ने बस थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना चेहरा खुजलाया। जूनियर सिस्टर, तू और मैं अभी जिंदा हैं क्योंकि युवती चाहती है, व्यर्थ संघर्ष क्यों? युवती ने हमें बड़ा एहसान किया है और अब हमें साथ होने का ऐसा मौका दे रही है, इसलिए उनके आगे झुकना हमारी जिंदगी का मौका है। लेंग शान ने सिर्फ घृणा से जिनहाओ को देखा और उसकी परवाह नहीं की, जैसे उसने धीरे आंखें बंद कर ली। यह नजारा देखकर जीमो ने बस हंसकर बड़े पेड़ से पीठ टिकाए और अपना नाजुक शरीर आराम किया। उसकी हवा अभी भी कामुक थी, जैसे वह धीरे बोली, मुझे किसी को पकड़कर यहाँ लाने में मदद चाहिए। ये काम पूरा करने के बाद तू अपनी जूनियर सिस्टर के साथ जो चाहे कर सकता है, जो करना चाहे उसके साथ या उसे कर सकता है। ये सुनकर लेंग शान का चेहरा सफेद पड़ गया, जबकि जिनहाओ का उत्साह से भर गया। अगर तू काफी तेज रहा और यह काम कुशलता से पूरा किया, मुझे पूरी तरह संतुष्ट किया। जीमो रुकी, जैसे उसकी लाल जीभ मोहक ढंग से होंठ चाटी। मुझे अपनी जूनियर सिस्टर के साथ एक बार साथ आने देना मुमकिन है। आखिर युवती हो या युवक, मुझे सब अच्छे लगते हैं। जिनहाओ निगलने से खुद को नहीं रोक पाया। न सिर्फ अपनी जूनियर सिस्टर को मनमाने ढंग से रोंदना, बल्कि इस तियान लैंग डायनेस्टी की विदेशी औरत को भी पाना। एक ड्रैगन दो फीनिक्स को रौंदता, ऐसा सिर्फ कमाल के सपने में हो सकता था। जिनहाओ अपना उत्साह नहीं रोक पाया और जोर से बोला, युवती कृपया हुक्म दे। जीमो का भाव ठंडा हो गया और उसने हाथ बढ़ाकर दूर इशारा किया, उस दिशा में 30 किलोमीटर पर तेरा निशाना है। जल्दी चल, देर की तो पकड़ न सकेगा। जिनहाओ की भौहें सिकुड़ी। अगर यह नौकर पूछे तो कितने लोग हैं? शायद सिर्फ एक, जीमो ने यकीन से बोला। सिर्फ एक। जिनहाओ का चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया और उसने जल्दी कहा, इतनी देर अकेले जिंदा रहने वाला जाहिर तौर पर कमजोर नहीं होगा। युवती, मैं अपनी जूनियर सिस्टर को साथ ले जाना चाहता हूं, बस किसी हालत के लिए कृपया इजाजत दे। हम, जीमो ने दुष्ट मुस्कान दी। मैं चाहती हूं तेरी जूनियर सिस्टर मेरे पास रहे, इसलिए वह साथ नहीं जा सकती, लेकिन मैं कुछ मॉन्स्टर बीस्ट्स तेरी मदद को भेज सकती हूँ। 3 5th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स काफी होंगे न? जिनहाओ का चेहरा अचानक कड़वा हो गया। उसे पूरी तरह समझ आ गया कि यह युवती उस पर भरोसा नहीं करती। 3 5th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट उसे दबाने के लिए काफी थे। मदद के लिए भेजने की बजाय वे जाहिर तौर पर उसकी हरकतों पर नजर रखने के लिए थे। जरूर काफी हैं। जिनहाओ ने कोई नाखुशी नहीं दिखाए और जल्दी सहमति जताए। तो जा, याद रख तेरी जूनियर सिस्टर यहाँ तेरे इंतजार में होगी, और अगर तू काफी तेज रहा तो मैं भी। जीमो ने उससे आंख मारी। हाँ। जिनहाओ का कड़वापन तुरंत उड़ गया और वह उछलकर जीमो के इशारे की दिशा में दौड़ पड़ा। 3 5th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स भी जल्दी उसके पीछे हो लिए। अलग 5th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स की ताकत अलग होती थी। जिनहाओ जैसे उड़ा, उसने पीछे मुड़कर देखा कि कौन से 3 जानवर उसके साथ भेजे गए हैं। उनकी शक्ल देखकर उसके दिल में इस छोटी हरामिन को कोसा। अगर सिर्फ 3 साधारण 5th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स होते तो जिनहाओ उन्हें संभाल लेता, लेकिन भेजे गए 3 मिड लेवल 5th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स थे और हर एक ट्रू एलिमेंट 5th या 6th स्टेज कल्टीवेटर के बराबर था। ऐसी निगरानी से उसके कोई गलत ख्याल कैसे हो सकते थे? फिलहाल उसे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना था और जीमो को पूरी तरह खुश करने में खुद को झोंकना था। जिनहाओ तेजी से चला। लेंग शान और जीमो के नाजुक शरीरों के साथ खुद को लिप्त करने का ख्याल उसे आगे धकेल रहा था और वह अगरबत्ती जलने जितने वक्त से कम में अपने निशाने पर पहुंच गया। अपनी सांसें छिपाकर उसने चारों तरफ देखा, लेकिन लोगों के कोई निशान नहीं मिले। यहां सिर्फ कुछ धूल बची थी। हालांकि ये धूल साफ हाल ही में मारे मॉन्स्टर बीस्ट्स के अवशेषों की थी। 3 मॉन्स्टर बीस्ट्स जल्दी आए और अवशेषों को सूंघकर नई दिशा में दौड़े। जिनहाओ उनके पीछे पीछे। इस व्यक्ति का पीछा आधे घंटे या करीब करने के बाद 3 5th ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट्स अचानक रुके और जंगल के किसी हिस्से की तरफ दांत निकालकर गरजे। जिनहाओ तेजी से उतरा, जंगल को घूरा और हल्के से पुकारा, साथी भाई कृपया बाहर आकर खुद को दिखाओ। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।